गुड इवनिंग। आज जो एडिटोरियल हैं उन पर बात करेंगे। एडिटोरियल में दो तीन बातें आज हैं। एक तो जो वाइट पेपर इशू किया है तमिलनाडु ने, दूसरा जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो सेकेंड आर्टिकल आया है, एक बार हम बता दें तो वो भी आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो तमिलनाडु का जो है वाइट पेपर, इसमें देख लेना और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की हैं, और जैसे कि अदरवाइज आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें से कि अब राज्यों के पास जो है जीएसटी के बाद से टैक्स लगाने के बहुत कम वो बचे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बची हैं। प्रॉपर्टी है और अल्कोहल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केवल इन्हीं पर उसको लगाने का है। तो इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इतना ज़्यादा सेस लगा लेती है केंद्र सरकार की, उसमें बहुत चांस है। तो उन्होंने एक देखा कि यदि हम प्रॉपर्टी पर लगा करके और अपनी हालत ठीक कर सकते हैं तो ये एक है। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर के जो सेकंड आर्टिकल है, ये मतलब का है, यदि आप पढ़ लोगे तो वैक्सीनेशन दो तरीके के होते हैं, एक जो रेप्लिकेट होते हैं, दूसरे जो रेप्लिकेट नहीं होते हैं। तो ऐसे में जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, रूबेला है, इनके जो लगते हैं उनको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज जितने भी आते हैं वो सब जो हैं उनको बार बार लगाना पड़ता है, उसमें कोरोना वायरस भी है। तीसरा, एक ये जो हॉकी वाला है, ध्यानचंद को ये कहा, और जब मोदी जी ने खेल रत्न की बात की थी तो राजीव गांधी खेल रत्न की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगा कि नाम लेने में क्या जाता है, उस पुरस्कार का पूरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मोदी जी ने जब कहा तो कहा खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब कर दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर इधर एक आर्टिकल है कि मनरेगा जैसा, यदि कोई, मनरेगा जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है महात्मा गांधी का, यदि ऐसा शहर में भी कोई गारंटी होती तो निश्चित तौर पर इतने बड़े पैमाने पर पलायन नहीं होता, क्योंकि शहरों में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश ने इसमें इनिशिएटिव जो लिया था उसको इसमें कोट किया गया है कि मुख्यमंत्री जो है शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत उसने शहरों में भी गारंटी मनरेगा जैसा चालू किया है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। तो ये एडिटोरियल्स हैं, इनको मैंने आपको समरी में बता दिया। और ये वैक्सीनेशन वाला ये हम डिटेल में डाल देंगे या ब्लॉग में आपको डाल देंगे, तो आप आज कुछ ऐसा रिटर्न भी डाल दिया करेंगे जिससे आप लोग उसमें चले जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं जो इधर, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा में 385 में से 85 लोगों ने पक्ष में मत दिया और उसके विपक्ष में किसी ने नहीं दिया, और राज्यसभा में भी वो पूरी तरीके से पास हुआ, विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। वो है जो ओबीसी को लेकर के जो 127th बिल लाया गया है उसके बारे में। उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये जो पहले एक एक्ट पास हुआ था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था, उसके तहत क्या कर दिया गया था कि आर्टिकल 338B और 342A क्लाजेज जो हैं वो आर्टिकल्स जोड़ दिए गए थे। तो उनके जोड़ने का परिणाम ये हो गया था कि जो 338B है वो ओबीसी कमीशन के स्ट्रक्चर को, ड्यूटी को और पावर को डिफाइन करता है, और जो 342 है A वो प्रेसिडेंट को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि गवर्नर के कंसल्टेशंस के साथ ही वो ओबीसी की लिस्ट बना सकता है। तो ये दो जोड़ दिए गए। अब इसमें क्या हुआ, जब मराठा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन देने की बात आई तो उसको चैलेंज कर दिया गया, और जब उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया कि ये ओबीसी को के रिकग्निशन की जो अथॉरिटी है वो राज्य के पास नहीं, वो केंद्र के पास है। तो इससे फिर जब ये पास हो रहा था, चूँकि 2018 में ही पास हुआ है 102 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एक्ट बना है, तब भी कुछ लोगों ने विरोध कहा था कि यदि आप ऐसा कर दोगे तो राज्यों के हाथ से ओबीसी लिस्ट को बनाना। अब बहुत सारे आप सोचोगे SC ST को लेकर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ओबीसी लोग को लेकर के राज्यवार लिस्ट जारी होती। इसके पहले एक्ट के पास होने के पहले व्यवस्था क्या थी, वो व्यवस्था ये थी कि
लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं होता था। हालांकि ओबीसी की कंडीशंस को लेकर के कमीशन बनाने का अधिकार पहले से था, और इसी बात को लेकर के पहला 1953 में ओबीसी कमीशन राष्ट्रपति ने गठित किया था, काका कालेलकर कमीशन के नाम से जाना जाता है। फिर जो सेकंड कमीशन बैठा था वो 79 में, जनता सरकार तब आ गई थी, और वो बीपी मंडल के अध्यक्षता में बैठा था, उसी को मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। और उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी 80 में, लेकिन लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। फिर जब बीपी सिंह जो हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने उसको लागू कर दिया था। उसके बाद उसको लेकर के एक जो बड़ा पॉपुलर केस आया था, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, वो एक माइलस्टोन बना था, और उसको लेकर के तब उसमें दिए गए निर्णय के कारण भी आर्टिकल 15 और 16 में तमाम सारे अमेंडमेंट करने पड़े, जिनकी चर्चा हम कभी डिटेल में करेंगे। तो ये जो अभी पास हो रहा है वो पास इसलिए हो रहा है कि 102 अमेंडमेंट एक्ट, ये ध्यान रखना बिल और एक्ट में फर्क होता है, ये 127th अमेंडमेंट बिल है, और ये एक्ट बनेगा 105। तो आप सोचोगे कि यदि आप लापरवाह है पढ़ने में, तो आप सोचोगे कि बिल तो 127 था, आप सोचोगे 127 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और ये अमेंडमेंट जो है वो 105 है। तो ये इसका क्या मतलब, देखिए जो अमेंडमेंट बिल लाए जाते हैं, और अमेंडमेंट बिल जो लाया जाता है ख़त्म ना हो तो उसका नंबर चलता रहता है, तो जिस नंबर का अमेंडमेंट बिल आएगा उसको हम वही नंबर देंगे। लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट बिल ऐसे हैं जो अभी वो पास नहीं हुए हैं, तो उनकी वजह से अमेंडमेंट बिल का नंबर अलग हो जाता है, और अब जो पास होकर के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देगा, तो फिर एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल और एक्ट में फ़र्क जान लीजिए कि बिल वह मसौदा होता है जो संशोधन के लिए रखा जाता है। Bill is the draft which is produced in either, can be produced in either house of the parliament when it is passed by the special majority, if it is to be passed by a special majority, or if it is passed by both the houses special majority, and also to be ratified by not less than 50% states, then presented to the president. When the executive puts its assent on the bill, जब राष्ट्रपति उसमें अपने दस्तखत कर देता है, तो उसके बाद बिल जो है वो अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, बिल बिकम्स एक्ट। तो there are many the bills which are still waiting to be passed by both the houses of the parliament and to be produced before the president and to become act। तो इसीलिए बिल का नंबर जो है वो 127th बिल है, लेकिन ये एक्ट बनेगा 105। अब इससे क्या होगा कि जो पहले की पोजीशन राज्यों की थी, यदि ये जो अभी लागू था 102 के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया था कि राज्यों को ओबीसी रिकॉग्नाइज करने का अधिकार नहीं है, जैसे एससी एसटी को नहीं है, वैसे तो फिर करीब 671 ओबीसी जो वर्ग थे वो अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। ध्यान रखना, ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास होता, अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं होता। अदर बैकवर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जुडिशरी ने एससी एसटी को जब बैकवर्ड कहा तो अब इनको भी बैकवर्ड ही कहना था, तो न अदर देन एससी एसटी। अदर का मतलब क्या? आप सोचोगे, आपने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन अदर क्यों कहा जाता? अदर इसलिए कहा जाता कि अदर देन एससी एसटी, अदर देन एससी एसटी, तो अदर देन एससी एसटी तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अदर बैकवर्ड, लेकिन द फुल फॉर्म इज अदर बैकवर्ड क्लास। क्लास को लेकर के इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि व्हाई इट इज क्लास इंस्टेड ऑफ कास्ट। तो इंदिरा साहनी के केस में कहा गया कि among the Hindus the backwardness is to be decided on the basis of caste, and among other communities on the basis of the occupation. If it is the other backward caste कह दिया जाएगा, तो those communities who don't consider caste as their societal classification, जैसे कास्ट तो केवल हिंदुओं में पाई जाती है, तो हिंदुओं के बिना बाकी लोगों में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो कास्ट के बदले में क्लास कहा जाएगा, और उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कास्ट इज नथिंग एमंग द हिंदूज, कास्ट इज नथिंग बट द क्लास। हालांकि वो बिल्कुल सच बात नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट को ही क्लास हिंदुओं में माना जाता है। तो इसके बाद से भी होगा कि ये जो दोबारा से, पहले ध्यान रखिए कि जब 102 का एक्ट पास हुआ था, उसके पहले राज्यों के पास ओबीसी, जैसे जाट हैं, अब जाट को लेकर के राम प्रकाश गुप्ता जी ने जाटों को ओबीसी बना दिया था, लेकिन यूनियन लिस्ट में जो है जाट ओबीसी नहीं है।
तो स्टेट वाइज तमाम सारी ऐसे जातियां हैं जिनको ओबीसी स्टेटस स्टेट में मिला हुआ है लेकिन यूनियन में नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब हुआ अपने राज्य में वो आरक्षण का फायदा पाएंगे लेकिन केंद्रीय सेवाओं में वो आरक्षण का फायदा नहीं पाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आरक्षित जातियां होती हैं वो अपने राज्य में ही आरक्षण का फायदा उठाती, दूसरे राज्य में जाकर के आरक्षण का फायदा नहीं उठाती। यदि केंद्रीय सेवा है तब तो वो केंद्रीय सेवा किसी राज्य की होती नहीं है, तो जो आरक्षित वर्ग हो पाते हैं। लेकिन ओबीसी जो अपने स्टेट में रिकॉग्नाइज हैं और यूनियन लिस्ट में रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको आरक्षण का फायदा केंद्रीय सेवाओं में नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात को लेकर के अमेंडमेंट बिल पास किया गया कि राज्यों से ओबीसी की लिस्ट को पहचानने का अधिकार रिस्टोर कर दिया जाए। और जो पहले था वो यहाँ तक था कि उसके लिए कोई विधायिका के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, एग्जीक्यूटिव का डिक्लेरेशन ही ओबीसी को, किसी भी कास्ट को ओबीसी करने के लिए पर्याप्त था। इसीलिए रामप्रकाश गुप्ता ने जो है वो जाटों को आरक्षित कर दिया, ओबीसी में ला दिया, लेकिन इसके लिए कोई, तो पहले की जो पोजीशन थी, तो अब जब ये बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद, तो फिर से राज्यों को ओबीसी की रिकॉग्निशन का अधिकार होगा। लेकिन साथ ही साथ जानते रहे एससी और एसटी को, जैसे कि योगी जी की सरकार ने अभी कुछ 12 के आसपास ओबीसी पिछड़े वर्ग को एससी कैटेगरी देने के लिए अपना भेजा था, इनलिस्ट किया था, जिसको खारिज कर दिया गया इसलिए कि राज्य के पास ये अधिकार नहीं। तो ये पूरी पोजीशन है इस बिल को लेकर के कि इस बिल के पास होने के बाद राज्यों को पहले से ही जो अधिकार 102 अमेंडमेंट एक्ट जो था, संविधान का संशोधन था, उसके पहले की जो स्थिति थी वही उनको दोबारा बहाल हो जाएगी। एक बात तो ये आई। दूसरी बात ये है कि इस समय आपने देखा होगा कि हर जो है वो पार्टी इस बात के लिए दबाव बना रही है कि 50% के कैप को, जो 50% रिजर्वेशन देने की बात है, कुछ राज्यों ने, हरियाणा है, तमिलनाडु है, और कुछ राज्यों ने इसको वो सुपरसीड किया है, लेकिन इस बात को, कैप को हटाया जाए। ये जो लिमिट लगी हुई, सीलिंग इसको टेक्निकली कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको सीलिंग किया कहा था, और 49.5% रिजर्वेशन की बात की थी। वो इस तरीके से था कि 27% ओबीसी को है और ये जो एससी को 15% है और 7.5% जो है एसटी को है। तो इस तरीके से 49.5% हो जाता। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आते, उनको 10% का कोटा दिया गया है, उसके लिए अमेंडमेंट किया गया। तो ये जो किया गया है, ये इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिया गया था उसको सुपरसीड करके ये किया गया है। तो अब तो ऐसे ही कोटा 50% को क्रॉस कर गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जो कि अदरवाइज सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, उनको भी 10% का कोटा दे दिया गया है। तो ये जो कैप हटाने के बाद 2 मांगें लगातार हो रही हैं कि ओबीसी का सेंसस करा लिया जाए, जांच करा ली जाए कि कितना ओबीसी है। उनका मानना है कि जो हमारी संख्या वो बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से हमारा आरक्षण, हमारा जातिवार जनगणना करा ली जाए। और दूसरा ये है कि 50% के कोटा खत्म किया जाए। तो इतनी बात के लिए हम इस वीडियो को यहाँ छोड़ते हैं, फिर आरक्षण को लेकर के एक हम और स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे जिस पर अलग से बात करेंगे। थैंक यू।